वेलकम टू एपी स्टडी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? विकास की प्रक्रिया मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सबसे पहले कौन सी क्षमता विकसित होती है? संवेदनात्मक क्षमता। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संरक्षण किस अवस्था में आता है? पियाजे के अनुसार संरक्षण मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है। अगला प्रश्न है, विकास और वृद्धि में मूल अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, सीखने की तैयारी का संबंध किससे है? परिपक्वता से। अगला प्रश्न है, विकास में क्रिटिकल पीरियड का अर्थ क्या है? विशेष समय जब सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? समायोजन पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में आईक्यू की अवधारणा किसने दी है? स्टर ने। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? मानसिक संरचनाएं। अगला प्रश्न है, शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है? माँ का स्वर का। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर किससे जुड़ा है? दंड और पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? सामाजिक अधिगम है। अगला प्रश्न है, भावात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है? व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, खेल का सर्वाधिक महत्व किस अवस्था में है? प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि की संरचना से। अगला प्रश्न है, बालक की रुचियाँ किस अवस्था में अधिक परिवर्तनशील होती है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों में सामान्य से विशिष्ट का अर्थ क्या है? पहले सामान्य क्रियाएं, बाद में विशेष। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार को दिशा देना। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम किसका निर्धारण करता है? संभावनाओं का। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? विविधता को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, CWS का पूर्ण रूप क्या है? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सहायक और अनुकूल। अगला प्रश्न है, IEP का संबंध किससे है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम किस आयु वर्ग पर लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? पृथक्करण। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? शैक्षणिक कौशल से। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयोगी है ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला। अगला प्रश्न है, ADHD किससे संबंधित विकार है? ध्यान और आवेग के। अगला प्रश्न है, बहुअक्षमता का अर्थ है एक से अधिक अक्षमताएं। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म किस प्रकार की अक्षमता है? विकासात्मक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक। अगला प्रश्न है, हेनिंग इम्पॉर्टेंट का मुख्य प्रभाव पड़ता है भाषा विकास पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में ICT का उद्देश्य क्या है? पहुंच बढ़ाना। अगला प्रश्न है, समावेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सामाजिक स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाला बच्चा होता है समान बुद्धि का। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षक का कार्य नहीं है अलगाव करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का कानून आधार है RPWD एक्ट 2016। अगला प्रश्न है, रचनावाद का मूल विचार क्या है? ज्ञान का निर्माण स्वयं करना। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अनुभव आधारित। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्नों की भूमिका क्या है? चिंतन को बढ़ाना। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन है? रूसो। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? भय उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है शिक्षण के प्रेरक का कार्य क्या है? रुचि उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक क्यों आवश्यक है? सुधार के लिए। अगला प्रश्न है अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कोबल ने। कोल्ब ने। अगला प्रश्न है सीखना अस्थायी परिवर्तन है व्यवहार में। अगला प्रश्न है शिक्षक की निष्पक्षता का प्रभाव पड़ता है कक्षा वातावरण पर। अगला प्रश्न है अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है जब समान परिस्थितियां हो। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में लेबलिंग क्यों हानिकारक है? आत्मसम्मान घटाता है। अगला प्रश्न है बालक सबसे अच्छा सीखता है जब वह सक्रिय हो। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अगला प्रश्न है भाषाई विकास का सर्वाधिक संवेदनशील काल है प्रारंभिक बालावस्था। अगला प्रश्न है कक्षा में विविधता का प्रबंधन किससे संभव है? विभेदित शिक्षण से। अगला प्रश्न है सीखने में रुचियाँ क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है शिक्षा का लोकतांत्रिक व्यवहार बढ़ाता है आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है विकास की गति सभी बच्चों में समान क्यों नहीं होती? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है संवेगात्मक परिपक्वता का संकेत क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में इंसित की अवधारणा किसने दी है? कोहलर ने। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का गेस्टाल्ट दृष्टिकोण किस पर आधारित है? संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिविमियम मॉडल किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है बालक का आत्म अवधारणा विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अनुभव से। अगला प्रश्न शैशवावस्था में भय का मुख्य कारण क्या है? अपचरित वस्तुएं। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक संघर्ष किस सिद्धांत से जुड़ा है? पियाजे से। अगला प्रश्न है बाल विकास में स्फोल्डिंग शब्द किसने दिया है? और वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी का अर्थ क्या है? वर्तमान और संभावित विकास के बीच दूरी। अगला प्रश्न है बालक का नैतिक विकास से सर्वाधिक प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है सीखने में सुदृढ़ीकरण का संबंध है व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है भावात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व का प्रथम आधार क्या है? परिवार। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता और आकलन। अगला प्रश्न है रचनात्मकता का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मौलिकता। अगला प्रश्न है सीखने में थकान का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? ध्यान पर। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का मापदंड क्या है? सामाजिक व्यवहार। अगला प्रश्न है बालक के खेल में नियमों की समझ किस अवस्था में आती है? उत्तर बालावस्था में। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत अविराम प्रक्रिया किसे दर्शाता है? निरंतर परिवर्तन का। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा किस अधिगम को बढ़ाती है? स्वप्रेरित अधिगम को। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का कार्य क्या है? सूचना का संचारण। अगला प्रश्न है बालक में आत्मनियंत्रण का विकास कब होता है? मध्य बालावस्था में। अगला प्रश्न है संवेदी विकास का संबंध किससे है? इंद्रियों से। अगला प्रश्न है नैतिकता का स्वच्छता स्तर किससे जुड़ा है? आंतरिक विवेक से। अगला प्रश्न है विकास में क्रमबद्धता का अर्थ क्या है? निश्चित क्रम का पालन। अगला प्रश्न है सीखने में अभ्यास का नियम किसने दिया है? थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है बालक में कल्पना शक्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल किसने दिया? वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है बालक की असफलता का मुख्य कारण क्या नहीं है? कम बुद्धि। अगला प्रश्न है खेल किस प्रकार का विकास अधिक बढ़ाता है? सामाजिक। अगला प्रश्न है विकास और अधिगम का संबंध कैसा है? परस्पर पूरक। अगला प्रश्न है भावनाओं का दमन किसका संकेत है? अवस्था समायोजन का। अगला प्रश्न है बुद्धि का आनुवंशिक आधार क्या दर्शाता है? संभावित सीमा। अगला प्रश्न है सीखने में रुचि की भूमिका क्या है? अधिगम को तीव्र बनाना। अगला प्रश्न है
बालक में अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है समस्या समाधान में अनुभव का योगदान क्या है? अंतर्दृष्टि बढ़ाना। अगला प्रश्न है विकास की दिशा समान विशिष्ट का उदाहरण है भाषा विकास का। अगला प्रश्न है बालक का सामाजिक व्यवहार कहाँ सबसे अधिक विकसित होता है? विद्यालय में। अगला प्रश्न है विकास प्रक्रिया किस पर समाप्त होती है? कभी नहीं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में विविधता को किस रूप में देखा जाता है? संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा है सामान्य कक्षा। अगला प्रश्न है समावेशन में सहयोगी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी की सहभागिता। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता बुद्धि से क्यों संबंधित नहीं है? बुद्धि समान होती है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। अगला प्रश्न है दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल किस पर बल देता है? बाधाओं को हटाने पर। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में लचीलापन क्यों आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं हेतु के लिए। अगला प्रश्न है सीखने के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर शिक्षण कहलाता है विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षक क्या करता है? रचनावादी शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण का संकेत क्या है? छात्र की सक्रियता। अगला प्रश्न है सीखने का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पष्टता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है सहपाठी अधिगम का लाभ क्या है? पारस्परिक सहयोग। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है? साझेदार। अगला प्रश्न है ICT का प्रयोग शिक्षण में क्यों उपयोगी है? पहुंच और विविधता के लिए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को अधिगम का अंग क्यों माना जाता है? सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रेरणा का स्रोत क्या नहीं है? भय। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होता है? सुरक्षित और सहायक। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? चिंतन विकास। अगला प्रश्न है शिक्षण में योजना क्यों आवश्यक है? उद्देश्य प्राप्ति हेतु के लिए। अगला प्रश्न है रचनात्मक बच्चों की पहचान किससे होती है? नवीन विचारों से। अगला प्रश्न है अधिगम में त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका है सकारात्मक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सहायक। अगला प्रश्न है शिक्षण में गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सक्रिय अधिगम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार ज्ञान का सबसे निम्न स्तर है स्मरण। अगला प्रश्न है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बढ़ाता है आत्मसम्मान को। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? समान अवसर। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण अधिक होता है जब अवधारणाएं स्पष्ट हों। अगला प्रश्न है शिक्षण में कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि रुचि बढ़ाती है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का रचनात्मक रूप कौन सा है? फॉर्मेटिव। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के दृष्टिकोण पर। अगला प्रश्न है शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बाल स्वभाव। अगला प्रश्न है प्रभावी कक्षा प्रबंधन का आधार क्या है? सकारात्मक संबंध। अगला प्रश्न है अधिगम में स्वमूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आत्म सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में लचीलापन क्यों जरूरी है? विविध आवश्यकताओं के कारण। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का लाभ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है सहायक। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का फोकस होता है प्रगति पर। अगला प्रश्न है शिक्षण में उदाहरण प्रतिनिधित्वता का उद्देश्य है अमूर्त का मूर्त बनाना। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए सबसे अनुकूल प्रेरणा कौन सी है? आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में सहयोग का अर्थ है साझा उत्तरदायित्व करना। अगला प्रश्न है शिक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है अधिगम परिणामों पर। अगला प्रश्न है
अधिगम का स्वभाव कैसा है? व्यक्तिगत स्वभाव। अगला प्रश्न है, शिक्षक की अपेक्षाएं प्रभावित करती है छात्र प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समानता का अर्थ है न्याय संगत अवसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में खेल विधि क्यों प्रभावी है? आनंद के कारण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग का उद्देश्य है व्यापक आकलन। अगला प्रश्न है, शिक्षण में नवाचार का अर्थ है नए तरीकों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या है? समर्थन देना। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम संकेत क्या है? व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शिक्षण में चर्चा विधि उपयोगी क्यों है? क्योंकि बहुविचार संभव होते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए लचीला। अगला प्रश्न है, शिक्षण में आत्म प्रतिबिंब क्यों आवश्यक है? सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में भावनाओं की भूमिका क्या है? प्रेरणा देना। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सफलता का आधार है शुभकार्यता। अगला प्रश्न है, शिक्षण में लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? दिशा तय करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है अभ्यास। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? सामाजिक न्याय हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहानुभूति का प्रभाव पड़ता है सीखने पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उपयोग कब सबसे अधिक होता है? शिक्षण सुधार में। अगला प्रश्न है, अधिगम में संवाद का महत्व क्या है? अर्थ निर्माण करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का दर्शन आधारित है मानव अधिकार पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरण चयन कैसा होना चाहिए? जीवन उपयोगी। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक आयाम क्या दर्शाता है? सहयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाता है कक्षा सहभागिता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधाएं मुख्यतः होती हैं कोणगत। अगला प्रश्न है, शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? प्रगति जानने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का रचनावादी स्वरूप किस पर बल देता है? सक्रिय भागीदारी पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सफलता का मापदंड क्या है? सभी प्रगति। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रेरक सामग्री का उद्देश्य है रुचि उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, अधिगम में रुचि को कैसे देखा जाना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षण में लचीलापन कैसे दर्शाता है? बाल अनुकूलता से। अगला प्रश्न है, अधिगम में अनुभव का महत्व क्यों है? अस्थायित्व हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अंतिम परिणाम होना चाहिए सामाजिक समावेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षण में लोकतांत्रिक वातावरण से बढ़ता है आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, विकास की गति सभी बच्चों में समान क्यों नहीं होती है? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक परिपक्वता का संकेत क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में इंसाइट की अवधारणा किसने दी है? अवधारणा किसने दी है? कोहलर ने। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का गेस्टाल्ट दृष्टिकोण किस पर आधारित है? संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिविमी मॉडल किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, बालक का आत्म अवधारणा विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अनुभव से। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में भय का मुख्य कारण क्या होता है? अपरिचित वस्तुएं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संघर्ष किस सिद्धांत से जुड़ा है? पियाजे से। अगला प्रश्न है, बाल विकास में माचान शब्द किसने दिया है? वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है, निकट विकास क्षेत्र ZPD का अर्थ है वर्तमान और संभावित विकास के बीच दूरी। अगला प्रश्न है, बालक का नैतिक विकास सर्वाधिक प्रभावी होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है, सीखने में सुदृढ़ीकरण का संबंध है व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है, भावात्मक स्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तिगत का प्रथम आधार है परिवार। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मौलिकता। अगला प्रश्न है,
सीखने में थकान का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? ध्यान पर। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का मापदंड क्या है? सामाजिक व्यवहार। अगला प्रश्न है बालक के खेल में नियमों की समझ किस अवस्था में आती है? उत्तर बालावस्था में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत अविराम प्रक्रिया किसे दर्शाता है? निरंतर परिवर्तन। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा किस अधिगम को बढ़ावा देती है? स्वप्रेरित अधिगम को। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का कार्य क्या है? सूचना का संरक्षण। अगला प्रश्न है बालक में आत्म नियंत्रण का विकास कब होता है? मध्य बालावस्था में। अगला प्रश्न है संवेदी विकास का संबंध किससे है? इंद्रियों से। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।